हाय बच्चों, आप सभी के लिए आज क्लास 11th का अर्थशास्त्र लेकर आया हूँ। जो परीक्षा प्रश्न पत्र 2024 के सैंपल पेपर मान लीजिए 11th में 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चों, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। जैसा कि आपके लिए मैं लेकर आया हूँ कि पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। आप सभी के बीच जो ऑप्शन है वो है मार्शल, एडम स्मिथ, पिगू और जेके मेहता। तो यहाँ पर एडम स्मिथ होगा, और एडम स्मिथ का जो है एक बुक है बहुत फेमस जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 ईस्वी में लिखा गया था। अच्छा, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों माना जाता है? तो आप जानते होंगे कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ नामक एक डिफिनेशन लिखा था, और अर्थशास्त्र को कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है। इसमें ऑप्शन मार्शल, सैमुअल्सन और एडम स्मिथ और रॉबिन्स है। इसमें रॉबिन्स होगा क्योंकि रॉबिन्स का जो डिफिनेशन था वो था साधन सीमित है और आवश्यकताएं जो हैं अनंत है। तो उस हिसाब से क्या होगा, रॉबिन्स। अच्छा, रॉबिन्स का एक पुस्तक है जिसका नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, और इस बुक में उन्होंने लिखा था कि साधन सीमित है और आवश्यकताएं अनंत है। तो इनका डिफिनेशन क्या है यहाँ पर, अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, तो इन्होंने रॉबिन्स ने कहा था। तीसरा क्वेश्चन है सांख्यिकी से अभिप्राय। ओनली डेटा, यानी सांख्यिकी सिर्फ डेटा कलेक्शन करता है। दूसरा ऑप्शन है केवल सांख्यिकी विधियां हैं, यानी वहाँ जो है मेथड्स हैं। ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ डेटा कलेक्शन भी करता है और उसका सिस्टम भी है, तो यहाँ सी होगा। सांख्यिकी के पिता कौन है? ऑप्शन है गॉटफ्राइड आकेनवाल, एडम स्मिथ, बावले और मार्शल। तो हम लोग यहाँ पर एडम स्मिथ को देखे थे कि अर्थशास्त्र के पिता हैं, यानी जनक हैं। तो यहाँ गॉटफ्राइड आकेनवाल होगा, जो कि ये जो है रहने वाले हैं जर्मन का। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्राथमिक समंक होते हैं, यानी प्राइमरी डेटा। तो डेटा बच्चों दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा उसे कहते हैं जो रिसर्चर खुद जो है डेटा को कलेक्शन करता है, और सेकेंडरी में वो कि जो दूसरे द्वारा कलेक्ट किया हुआ जो है डेटा को पढ़ता है। जैसे हम लोग जो है यहाँ पर एक बुक पढ़ रहे हैं, ये किताब है, और किताब के माध्यम से हम लोग जान रहे हैं कि प्राथमिक समंक क्या होता है या द्वितीयक समंक क्या होता है। तो ये कहीं कहीं दूसरे द्वारा कलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है, तो ये सेकेंडरी है। लेकिन जो व्यक्ति या जो रिसर्चर, जो इन्वेस्टिगेटर जो है इवेंट के प्लेस में जाता है तो ओरिजिनल डेटा को कलेक्शन करता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों होगा। कौन होगा? तो सी होगा। ए और बी दोनों ओरिजिनल डेटा कलेक्ट करता है। 6 क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है कि समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है। तो अभी हमने तुरंत कहा था कि जो है प्राथमिक आंकड़ा जो इन्वेस्टिगेटर खुद इवेंट पर जाता है ओरिजिनल जो है डेटा कलेक्ट करता है, और सेकेंडरी में हमने देखा कि किसी और के द्वारा कलेक्ट किया हुआ चीज़ों को पढ़ते हैं। तो समाचार पत्र जो है किसी और के द्वारा कलेक्ट किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, द्वितीय आंकड़ा होगा। क्या होगा? द्वितीय आंकड़ा होगा। तो ये आपका होगा आंसर। अब यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि एक अच्छा न्यायाधीश हमेशा आधारित होता है यादृच्छ नमूना पर, स्तरित नमूना पर और समूह प्रतिदर्श पर, इनमें से सभी। तो इसमें जो है कि स्तरित होता है। क्या होता है? स्तरित होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी।
नेक्स्ट में है समग्र। समग्र के एक छोटे से समूह को क्या कहते हैं? समग्र के एक छोटे से समूह को क्या कहते हैं? जनगणना कहते हैं, प्रतिदर्श कहते हैं, राज्य कहते हैं कि प्रश्नावली कहते हैं। अच्छा, आप कभी दुकान गए होंगे और मान लो चावल लेना है, तो चावल 4 क्वालिटी का है, तो चावल आपको दुकानदार अगर दिखाता है तो पूरा बोरा नहीं दिखाता है, पूरा पैकेट नहीं दिखाता है, बल्कि जो है आपको एक मुट्ठी चावल चारों क्वालिटी दे दिया, जिसको सैंपल के रूप में कहा जाता है। तो सैंपल होगा, यहाँ पर क्या होगा? बी होगा ऑप्शन। आगे ये 9 क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि प्रोफेसर पी सी महालनोबिस कौन है? तो भैया ये जो है द्वितीय मॉडल जो है तैयार किया था, यानी दूसरा पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार करने वाले थे भारी उद्योग, और ये जो है सांख्यिकीविद हैं। और इनके जन्म पर जो है हर साल जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 29 जून को। याद रखना है, पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर 29 जून को ही राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? अर्थशास्त्री हैं। फिर क्या है कि नंबर 10 क्वेश्चन में कि जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं का या सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग को क्या कहते हैं? तो देखिए, सीमा वर्ग 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक्सक्लूसिव और एक होता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव के लिए यहाँ पर देखिए क्या किया है कि 5 से 14 और यहाँ फिर 15 से स्टार्ट हो जा रहा है, 15 से 24, फिर 25 से 34, 35 से 44। और एक्सक्लूसिव में देखिए 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30 है, ये इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। लेकिन प्रश्न जब भी स्टैटिक्स में बनाई जाती है तो एक्सक्लूसिव में बनाया जाता है, इंक्लूसिव में नहीं। लेकिन जब नीचे और ऊपर की बात है तो यहाँ तो आंसर हो जाएगा बी। काहे कि यहाँ पर न्यूनतम और उच्चतम दोनों को बता रहा है, न्यूनतम उच्चतम। ठीक है, चलिए 11 हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कालानुक्रमी वर्गीकरण के आंकड़े किस आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं? तो बोल रहा है गुण के आधार पर, वर्ग अंतराल के आधार पर, समय के आधार, या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो है क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा समय के आधार पर। क्या होगा? समय के आधार पर। 12वां क्वेश्चन है कि एक वह ग्राफ जो संचय आवर्ती फलन को दर्शाता है क्या कहलाता है? ये जो है तोरण चित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तोरण चित्र। फिर है किसी ग्राफ पेपर में कितने चतुर्थांश होते हैं? तो आप लोग चतुर्थांश देखिए, ऐसे जो है वाई एक्सिस, ये जो है क्षैतिज रेखा में दिखाया गया एक्स एक्सिस, और ऊर्ध्वाधर में दिखाया जाता है वाई एक्सिस। तो यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ जो है क्वाड्रेंट कितना बन रहा है? 4 बन रहा है। तो यहाँ ऑप्शन क्या है? 1, 2, 3, 4। ऐसे में क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जानना है कि चतुर्थांश कैसा होता है? 1, 2, 3, 4, तो 4 आंसर। फिर कहता है कि वर्ग अंतराल 70 और 80 का मध्य बिंदु है, क्या होगा? 70 होगा, 75 होगा, 80 होगा, 85 होगा। तो यहाँ देखेंगे कि मध्य बिंदु में लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट को जोड़ के 2 से भाग दी जाती है। तो 7, 8, 15 यानी 150, 150 को 2 से भाग दीजिए, 75। ऑप्शन कहाँ है 75? तो ये होगा बी। बी हो जाएगा आपका आंसर। फिर देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि श्रेणी के व्यक्तिगत पदों के समांतर मध्य से लिए गए विचलनों का योग क्या होता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसका शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, या यहाँ पर जो है शून्य के बराबर होता है। जब भी अगर आप समांतर माध्य से लिए गए विचलनों को देखिएगा तो शून्य के बराबर होता है, ये याद रखना है, शून्य के बराबर। हालांकि इसको जो है मैथमेटिक्स से समझना पड़ेगा। फिर क्या है कि निम्न आंकड़ों का विस्तार, तो विस्तार कैसे निकाला जाता है?
पहले यहाँ तो 72, 35, 48, 63, 81 है ना। तो विस्तार निकालने के लिए सबसे बड़ा डिजिट को चुनिए आप। तो यहाँ बड़ा डिजिट कौन है? 81 है। सबसे छोटा कौन है? 35 है। तो इन दोनों के बीच क्या करेंगे हम लोग? अंतर निकालेंगे। तो अंतर निकालेंगे तो कितना होगा? यहाँ देखिए 46 हो रहा है। तो 46 ऑप्शन कौन है? सी। तो इस तरह जो है विस्तार निकालना है। अब यहाँ पर क्या है, 17 क्वेश्चन में देखेंगे कि पदों के विचरण की माप को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्तार कहा जाता है, माध्य कहा जाता है, परिकीर्ण कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। तो डिस्पर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्पर्जन कहा जाता है। कहता है समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का बीजगणित का योग क्या है, या बीजगणितीय योग क्या है? तो आप देखेंगे यहाँ ऑप्शन में ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका शून्य हो जाएगा। समांतर माध्य के लिए विचलनों का जो यूज होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। इससे पहले भी हम लोग देखे थे, यहाँ पर शून्य के बराबर होता है। अब आते हैं हम लोग 19वां नंबर क्वेश्चन पर। बोलता है कि यदि कोरिलेशन एक्स वाई इक्वल टू 0 है तो चर x और y के बीच का संबंध है कैसा है? रैखिक संबंध है, अरैखिक संबंध है, स्वतंत्र है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए जो कोरिलेशन में जो रैखिक होता है वो रैखिक होता है। क्या होगा आपका? रैखिक होगा, ये याद रखना। फिर बोल रहा है कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सीपीआई उसको कहा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कहा जाता है। तो सीपीआई जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के रूप में जाना जाता है, जीवन निर्वाह लागत सूचकांक। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा ए होगा, लागत सूचकांक के नाम पे रखा गया है। फिर आइए यहाँ पर ब्रिटिश काल में भारत के राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? ऑप्शन है आपके बीच दादा भाई नौरोजी, BKRB, फिंडाले सिराज और विलियम डिग्बी। तो दादा भाई नौरोजी जो है, दादा भाई नौरोजी जो है 1867-68 में, 1867-68 में जो है इन्होंने भारत में पहली बार जनगणना करवाए थे, जिसमें से नेशनल इनकम बताया गया था 340 करोड़। 300 कितना? 40 करोड़ बताया गया था। और पर कैपिटल इनकम जो बताया गया था वो मात्र बताया गया था 20 रुपया। तो दादा भाई नौरोजी जो हैं आंसर होगा। भारत में या ब्रिटिश काल में भारत के राष्ट्रीय आय की सबसे पहले गणना जो किए थे, गिनती जो किए थे, वो कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। कब किए थे? 1867-68 में, जिसमें नेशनल इनकम कितना बताए थे? 340 करोड़ और पर कैपिटल इनकम कितना बताए थे? 20 रुपया। चलिए आते हैं हम लोग 22वां क्वेश्चन में। बोल रहा है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है? तो दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्था है। यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रितवादी और साम्यवादी। तो भारत जो है मिश्रित है। कैसा है? मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों मिलकर संचालित करती है देश को या चलाती है, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो भारत जो है यहाँ प्राइवेटेशन भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है, तो इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। निम्न में से नगदी फसल कौन है? अच्छा, नगदी फसल क्या होता है ये भी जानने वाली बात है कि नगदी फसल जो है वे फसल होती हैं जिन्हें मुख्य रूप से पैसे कमाने के लिए उगाया जाता है। इन फसलों को आमतौर पर बाजार में बेचा जाता है। बाजार में बेचा जाता है, तुरंत उत्पादन हुआ और बेचा जाता है। तो गेहूं बेचा जाता है कि धान बेचा जाता है कि कपास बेचा जाता है या इनमें से कोई नहीं?
तो यहाँ पर कपास होगा। क्या होगा? कपास होगा। कपास को जो है उत्पादन के तुरंत बाद जो है इसको बेचा जाता है। आगे आते हैं हम लोग। बोल रहा है कि भारत में सर्वप्रथम आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1907, 1910, 1917। तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड के जमशेदपुर में जो है 1907 में, झारखंड में पूर्वी सिंहभूम की जमशेदपुर में जो है 1907 में जो है क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। और ये जो है टाटा है ना? टाटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर स्थित है। अच्छा, टाटा को कौन स्थापना किया था? जमशेद जी नसरवानजी टाटा, जो पारसी थे, इंडिया का नहीं थे, पारसी थे, जो 1907 में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में स्थापित किए थे। कि कौन नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम में। फिर कहता है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी हैं, मनमोहन सिंह हैं, श्रीमती सुमित्रा महाजन है, या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। तो आपको याद होना चाहिए कि नीति आयोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन, नीति आयोग का फुल फॉर्म भी बहुत पूछता है कि नीति आयोग का जो है फुल फॉर्म क्या है। तो बोलता है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये 1 जनवरी 2015 में स्थापित की गई थी। और वर्तमान में वित्त मंत्री इसका मतलब जो होता है अध्यक्ष होता है। ठीक है ना? तो अभी हमारा जो प्रधानमंत्री वो कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। तो ये होगा ऑप्शन। फिर बोल रहा है कि हरित क्रांति मुख्यतः फसलों तक सीमित है। अच्छा, आपको हरित क्रांति भारत में कब हुई थी? 1966 और 67 में। ये भी हम लोगों को याद रखना है कि कब हुई थी? 1966-67 में। और ये जो है गेहूं के लिए और चावल दोनों के लिए होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। गेहूं चावल हरित क्रांति जो है मुख्यतः ये 2 फसल के लिए था। फिर बोल रहा है जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? बोल रहा है कि इसको सतत बोला जाता है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। केमिकल ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है सतत विकास वाला होगा। यहाँ लिखा हुआ है धारणीय, लेकिन आप इसको सतत भी कह सकते हैं। फिर क्या है कि नई आर्थिक नीति किस घटक को सम्मिलित किया गया है? अच्छा, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी भी जान लीजिए। 1991 में लगा था, 24 जुलाई। कितना? 24 जुलाई को और 1991 को, 24 जुलाई 1991 को डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जो है, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? ये सब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हालांकि पीबी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री में जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी, नई आर्थिक नीति लाई गई थी, जिसमें से एलपीजी लगाया गया था। एलपीजी क्या होता है? एलपीजी, तो यहाँ ऑप्शन आप देख लीजिए। एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चूंकि एलपीजी लाया गया था किनके द्वारा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे पीबी नरसिम्हा राव थे। ये याद रखना है कि न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी इंडिया में कब लाई गई थी। अच्छा, 1991 में आप लोग पढ़ेंगे कि जर्मनी का एकीकरण हुआ था। फेमा कब लागू हुआ? फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और यह जो है 1 जून 2000 को आया था। कब आया था? 1 जून 2000 को। तो ऑप्शन में यहाँ देखिए 1 जून 1973, फिर क्या है 1 जून 2000, फिर 1 जनवरी 2000, 2 जून 2010। तो आपको तो एकदम याद रखना है कि फेमा कब हुआ था? 1 जून 2000 को। फिर आगे देखिए कि विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया?
तो विश्व व्यापार संगठन जो है 95 में किया गया था, 1 जनवरी 1995 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है ना। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड का जेनेवा में। 31 में देखते हैं, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया वर्ष कब किया गया? आर्थिक सुधार भारत में कभी 1951, 1991, 1981 या 2001 कब किया गया था? तो यहाँ जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं कि भारत में जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लाई गई थी? तो 1991 में लाया गया था। तो यहाँ पर 1991। फिर नाबार्ड कब स्थापना हुआ? नाबार्ड का जो है कब स्थापना हुआ? तो नाबार्ड क्या है ये भी जानने वाली जरूरी है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी मुख्यालय कहाँ है नाबार्ड का? तो मुंबई में है। कौन नाबार्ड लेके आया था? तो इंदिरा गांधी लेके आई थी। कौन समिति लाया था? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना या एस्टेब्लिश्ड किया गया था। कब किया गया था? तो इसको 12 जुलाई 1982 को, ऑप्शन क्या होगा? 12 जुलाई 1982। यहाँ पर ग्रामीण साख का स्रोत क्या? अच्छा, गांव में ऋण महाजन कहाँ लेने जाता है? तुरंत जो है साहूकार के पास जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक RBI के पास जाता है कि विश्व बैंक के पास जाता है सीधा, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ तो ऑप्शन भैया सबसे पहले गांव के लोग साहूकार के पास जाता है। उसके बाद चले आते हैं हम लोग 34 क्वेश्चन में। मानव पूंजी निर्माण में समस्या बनता है, कौन बनता है? मानव पूंजी क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है मानव की स्वास्थ्य है, उसकी शिक्षा है, उसके कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, स्किल को कहते हैं। तो आप आगे आते हैं, बोला कि बढ़ती जनसंख्या, ब्रेन ड्रेन। अच्छा, ये क्या है? ब्रेन ड्रेन क्या है? तो ब्रेन ड्रेन जो है बच्चों, ये है जब किसी देश के जानकार लोग अपने देश को छोड़कर जो है दूसरे देश में यानी प्रतिभा पलायन कर जाता है। हमारे यहाँ के इंजीनियर जो है अमेरिका में जाके काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसको ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। फिर कहता है कि शिक्षा का निम्न स्तर है। सही बात है, शिक्षा का जो है हमारे यहाँ क्या है? निम्न स्तर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डी होगा। जनसंख्या रुकावट डालती है, हमारे पढ़े लिखे प्रतिभावान व्यक्ति बाहर चले जाते हैं। शिक्षा का निम्न स्तर है, तो सहयोग करने का कोई तो है नहीं। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 35वां नंबर में हम लोग देखते हैं कि एक सूचक को जो किसी देश के मानव विकास को मापता है। अच्छा, मानव विकास क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर जो है पूरा विश्व का जो है कौन मापता है? UNDP मापता है, UNDP। और UNDP 22 नवंबर 1965 को जो है UNDP जो है 1965 में स्थापित, ये यूनाइटेड में है, यूनाइटेड किंगडम में है। ये जो है इसमें अभी 193 देश हैं। तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होगा? ह्यूमन, यहाँ बोल रहे हैं मानव विकास, तो H फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है ना। हालांकि ये 1990 से जो है नाप रहा है, मेजर कर रहा है। कब से माप रहा है ये? यहाँ बोल रहा है मापता है। तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर जो है 1990 से मापा जा रहा है। और भारत का जो रैंक है ना वर्तमान में 134वां, 193 देश में भारत का पोजीशन 134वां है। बोल रहा है कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। पहले तो ये जान लीजिए, एक होता है मौसमी बेरोजगारी और एक होता है छिपी हुई बेरोजगारी। तो यहाँ जो आ रहा है उसको लगा दीजिए। तो यहाँ तो आप अगर कॉन्सेप्ट याद है तो खाली देखें तो आपको पता चल जाएगा कि छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। हालांकि यहाँ मौसमी बेरोजगारी का ऑप्शन है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? छुपी हुई बेरोजगारी।
विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? अच्छा, यहाँ देखिए ऑप्शन क्या है, भारत, चीन, पाकिस्तान और इनमें से कोई नहीं। तो किताब के अकॉर्डिंग जाइएगा तो चीन होगा, ठीक है ना। लेकिन अभी वर्तमान में 145 करोड़ समथिंग जो है भारत में है और 142 करोड़ जो है चीन में। तो यहाँ तो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार तो भारत लगेगा, लेकिन आपको जो है आंसर चीन देना होगा, ठीक है ना, क्योंकि किताब में चीन दिया हुआ है। फिर आगे आते हैं हम लोग, चीन की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई? अच्छा, भारत के बाद ही आज़ाद हुआ है। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, परंतु चीन जो है 1949 में हुआ है। और भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में लागू हुआ था। लेकिन चीन की बात है तो चीन में जो है 1953 में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। बोला चीन में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान केंद्र था, किसके लिए था? विस्तृत औद्योगिकीकरण के लिए, नई कृषि रणनीति के लिए, निजीकरण पर या आर्थिक सुधार पर? तो ये जो था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो था वो किस पर है? तो आर्थिक सुधार पर है। अच्छा, आर्थिक सुधार क्या है? तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है भारत में कब लाया गया था? तो 1991 में लाया गया था। उसी तरह चीन में भी आर्थिक सुधार लाया गया। उस जो है नियोजन का नाम था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। 40वां क्वेश्चन आपके बीच है, भौतिक पर्यावरण में सम्मिलित यानी फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, फिजिकल इन्वायरमेंट में जो है इनमें से सभी होगा, भूमि भी होगा, जल भी होगा, वायु भी होगा, फिजिकल में सभी सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर जो होगा इनमें से सभी। तो इस तरह जो है बच्चों आप सभी के लिए मैं चैप्टर वाइज जो है आप सभी के लिए लाने वाले हैं, है ना। तो ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद, सब्सक्राइब करिए।